ठीक है। तो हम कोल गैस बनाते हैं और अब कोल गैस से आजकल हम बिजली बना रहे हैं, और ये 28 मई को अभी चंद दिन पहले की बात है, ये कामयाबी से बिजली बननी शुरू हो गई। ठीक है। तो इसकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है? प्रोडक्शन इस वक्त 5 मेगावाट है। इस साल के आखिर तक, दिसंबर तक 10 मेगावाट हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि उसके हमारे पास पैसे मौजूद हैं। ठीक है। और उसकी मशीनरी हमने अब ऑर्डर कर दिया है, दिसंबर तक इंशाल्लाह 10 मेगावाट हो जाएगी। और जो अगला माली साल है, जो अब 1 जुलाई से शुरू होगा, उसके लिए हुकूमत ने जो हमें पैसे दिए हैं वो थोड़े थोड़े करके देती है, मुझे बड़ा गिला है। उसमें हम 6 मेगावाट और ऐड करेंगे, तो इन दिनों में अगले साल इंशाल्लाह हम 16-17 मेगावाट तक पहुंच जाएंगे। सही। अब ये जहाँ पे आपको 8000 मेगावाट चाहिए, वहाँ पे 16 मेगावाट कोई मतलब नहीं रखती। जी जी सही। मैंने हुकूमत की बड़ी मिन्नतें की हैं, बहुत उनको समझाने की कोशिश की है कि जब तक आप अपने कोयले से बिजली नहीं बनाएंगे, जी, बिजली सस्ती नहीं बनेगी और वाफर मिकदार में नहीं बनेगी। जी। कोयला का एक समुंदर आपके पास स्तर में मौजूद है, जिस तरह सऊदी अरब एक समुंदर के ऊपर बैठे हुए हैं तेल के, हम कोयले के एक समुंदर के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है। कोयले की जो नीचे मोटाई है, थिकनेस है जमीन के नीचे, तकरीबन 700 फुट की गहराई पे, तो वहां जब कोयला शुरू होता है तो 50 फुट मोटी कोयले की एक स्लैब है। ठीक है। एक स्लैब है, आप समझ लो कोयला पिछा हुआ जमीन पे 50 फुट थिक, पूरे 9600 मुरबा किलोमीटर में। 9600 मुरबा किलोमीटर। हाँ, तो ये कोयले का एक समुंदर है वहां पे। ठीक। अब ये एनर्जी है, इसको अगर आप किसी तरीके से निकाल कर और इससे बिजली और डीजल और प्लास्टिक से फर्टिलाइजर बनाना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकती है। इसका वाहिद तरीका मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, वो ये है, और हम साइंटिस्ट हैं, हमने ये इसीलिए किया कि ये नज़र आ जाए ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिशियंस को कि यही तरीका है पाकिस्तान के मसाइल हल करने का। आप हमें पैसे दें, हम आपको हज़ारों मेगावाट बिजली बना देते हैं। आप हमें ना पैसे दें, आप जिस मर्जी को पैसे दें, आप सिंध एंग्रो प्रोजेक्ट को पैसे दें, हम उनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देते हैं। वो भी माइनिंग करने की कोशिश करते हैं, 4 बेलचियां मारते हैं, 10 फुट रेत को खोदते हैं और अंधेरी चलती है, रेत दोबारा भर जाती है गड्ढे में। सही। तो वो उनको हम गैस बना देते हैं वहाँ पे, उनके ब्लॉक में भी हम अपनी भी बना रहे हैं हम, और वो उन लोगों को वहाँ पे बुलाएं, कंपनीज को, हम उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देते हैं, सारे कोल गैस बनाएं, और पाकिस्तान की मईशत बहुत तरक्की करेगी। और जिद ना करेंगे, हुकूमत खामखा जिद में पड़ी हुई है। अभी तक हुकूमत के जहन में और सियासतदानों के जहन में और ब्यूरोक्रेट्स के जहन में ये बात नहीं आई कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट का जहन दुनिया के अव्वल तरीन जहनों में से है, शुमार होता है। हाँ जी। तो वो मान लें ये बात कुछ अच्छा है, वो अभी भी फिरते हैं बहुत दूसरी कंपनियों के पीछे, आके हमारी बिजली बना दो, ऐसी बिजली नहीं बनेगी। तो क्या आप समझते हैं कि अगर वो मुकम्मल तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं इस हवाले से, तो कब तक हम इस मसले से बाहर? जी, अगर वो फंडिंग करें थर कोल में और वहाँ पे कोल गैसिफिकेशन का आगाज करें, हमारे थ्रू करें, बेशक चाइना से कंपनियां ले आए, वो भी कोल गैसिफिकेशन के बड़े एक्सपर्ट हैं, उनसे उन्होंने कहा यहाँ पे ये करो, एक तो पोल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि कोयला नीचे जल जाएगा ना, ऊपर तो गैस निकलेगी, नीले फ्लेम से जल्दी, जैसे आपके बावर्ची खाने में गैस जलती है, कोई धुआं नहीं है। सही। तो वो उन सबको कहें, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को कहें, इन्वाइट करें, उनको ब्लॉक्स देते जाएं, उनको एक जगह बाद देखिए ब्लॉक्स दें, उन्हें कहें आप कोल गैस बनाएं, उन्हें कहें कोल गैस के बाद किसी को कहें डीजल बनाओ, किसी को कहें बिजली बनाओ, किसी को कहें फर्टिलाइजर बनाओ, जो मर्जी बनाए लो, ये उनको फ्रीडम दें। उनको वो बिजली का नाम सुनकर वो फौरन कहते हैं अच्छा वो सर्कुलर डेट, तो हम तो नहीं आते। अच्छा। उनको कहें आप डीजल बनाएं। अगर 40 रुपए 50 रुपए लीटर डीजल मिलना शुरू हो जाए, तो आप डीजल जनरेटरों से बिजली बना रहे हैं, वो भी सस्ती बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा। तो उनको जो जिस तरह से भी वो कोयला इस्तेमाल होता है उसको करने दें, आपकी मईशत को वो बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। आजकल आपके मामूलाती ज़िंदगी क्या है, क्या मसरूफियत? मैं जी सुबह से शाम तक, आप ना पूछे मुझे, मेरा तो कुछ ना पूछे, मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ। अच्छा। पहला टेलीफोन करता हूँ, थार कोल पे हमारी प्लांट चल रही है, सही, कोल गैसिफिकेशन हो रही है, बिजली बन रही है जी, और मैंने गैस बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली हुई है। वो के वहाँ पे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मेरा मोबाइल ऑनलाइन कनेक्टेड है। अच्छा। हाँ, मुझे हर आधे घंटे बाद वहाँ से पूरा टेक्निकल डाटा आता है, मैं उसको देख के उनको 5 मिनट के बाद उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप ये करो, अब ये करो। और अब तो माशाल्लाह सेट हो गया, अब मुझे ज़रा थोड़ा सा आराम मिल जाता है, तो मैं रात के 12 बजे तक जागता हूँ, सुबह 3 बजे से लेके, और उनको इंस्ट्रक्शन देता हूँ। अब वो माशाल्लाह बड़ा स्मूथली चल रहा है और बिजली बन रही है। तो एक तो ये प्रोजेक्ट है मेरा, बहुत इसने टाइम लिया इस साल, तो मैं बहुत थका भी हूँ इसमें, और मैंने आंखें भी अपनी नज़र भी खराब की है। और दूसरा प्रोजेक्ट जो मुझे बहुत दिल के करीब है वो
माइनिंग का है, कॉपर एंड गोल्ड और आयरन ओर वगैरह के लिए। सही। तो शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा था कि आप हमारी माइनिंग को देखें, तो वहाँ पे चिन्योट के इलाके में मैंने वो काम शुरू कराया था पिछले साल अप्रैल में, और वहाँ पे एक बहुत वसी एरिया पे, बहुत गहराई तक जी हमें कॉपर, तांबा, सोना, चांदी और सतह के करीब लोहे के ज़ख़ीरा मिला है। तो कॉपर और सोना और चांदी तो बहुत गहराई तक चलता ही जा रहा है, तकरीबन 1 किलोमीटर तक मैं देखा वो कॉपर ही कॉपर है, नीचे सोना ही सोना है। तो और बहुत वसी एरिया में है। तो हम इस वक्त ढूंढ रहे हैं कि हमें भी उसी तरह कोई स्लैब मिल जाए कॉपर की, जिससे आप माइन कर सकें। सही। जिस तरह थर्मे में कोल सीम मिलते हैं, तो वो अगर हमें अगले साल के इंशाल्लाह इन दिनों तक हमारी सारी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हो जाएगी और हमें रिजल्ट्स बड़े प्रॉमिसिंग आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी मैं डिटेल नहीं बताना चाह रहा। तो अगले साल इन दिनों तक इंशाल्लाह हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास तांबे के ज़ख़ायर, सोने के, चांदी के ज़ख़ायर कितने हैं। और स्टील का हमें पहले ही पता है, वो हमने ऊपर ही ढूंढ लिया, वो तो बहुत अच्छा, बहुत बड़े ज़ख़ायर स्टील के भी हैं, स्टील मिल भी हम लगा सकते हैं। तो फिर अगले साल में ये अगला आगाज़ करेंगे स्टेज का कि हम माइनिंग और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए टेंडर देंगे इंटरनेशनल कंपनीज को कि वो आके ये निकालें और कॉपर और प्योर कॉपर निकाल के, गोल्ड निकाल कर आगे हमें दें, गवर्नमेंट को दें, और हम पाकिस्तान की मीशत में उसको दाखिल करें। सही। तो ये पाकिस्तान के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट दुनिया में नहीं है, कहीं इतना बड़ा ज़ख़ीरा तांबे का कहीं दुनिया में नज़र नहीं आया किसी को। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर अल्लाह मियां हमारी मदद थोड़ी सी करते हैं तो अगले साल इंशाल्लाह ये हम आपको खबर दे सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा इतनी मसरूफियात है तो घर वालों को टाइम देना यकीनन मुश्किल काम होता होगा, तो वो कैसे एडजस्ट करें? घर वाले, अब घर में मेरी बीवी है बस बच्चे तो सब बड़े बड़े हो गए, PhDs कर ली, वो तो अपने घरों वाले हैं, अपने प्रोफेशनल्स हैं। एक खुदा का शुक्र है कि सबसे मेरा बड़ा बेटा जो इस वक्त मिसाइल का चीफ डिज़ाइनर है, मेंबर है, नेस्को के वो मेंबर हैं। सही। ठीक है। वो सीनियर पोजीशन पे हैं, वो मेरे पास रहते हैं। उनको घर हमारे काफ़ी बड़ा है, तो वो उनके छोटे छोटे मेरे जो छोटा सबसे बच्ची है उनकी छोटी सी, उसको मैं पढ़ाता हूँ अपने फारी टाइम में। वो 6-7 साल की है, तो मैं उससे बड़ा खुश रहता हूँ। बाकी उनके जो बड़े बच्चे वो बड़े कुछ हो गए, ये लेवल वो लेवल में पहुँच गए हैं। ठीक है। तो बस वो बच्चे तो सारे बड़े बड़े हो गए हैं। तो बस मेरी वाइफ जो है वो भी प्रोफेशनल है, एजुकेशनिस्ट हैं, प्रिंसिपल थी, रिटायर हो गई, फिर कुरान की तफसीर लिखी उन्होंने। फिर अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि रोज़ वो दौरा कुरान कराती हैं। अच्छा, तो सोशल वर्क बड़ा करती हैं। जब फ्लड्स आए थे तो हमने सिर्फ हमारी फैमिली ने और थोड़े से हमारे दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया और हमने 300-400 घर बनाए दया इंडस के साथ साथ सवात से लेके और सिंध तक बनाए, जो लोगों के घर तबाह हुए थे। जो हमारे पास वसाइल थे, मतलब एक फैमिली के पास क्या वसाइल हो सकते हैं, हम 250-300 घर ही बना सकते हैं। जाहिर है हुकूमत होती है तो हज़ारों घर की बात करते, लेकिन हम नहीं कर सकते। वो कोशिश करते हैं, हम जहाँ तक हो सके। वो मेरी वाइफ सोशल वर्क भी बहुत करती है माशाल्लाह, जो उनसे हो सकता है। कतरा है मिसाल लेकिन बहरे बेपाया भी है, इकबाल का एक मिसरा है। तो आप बचपन में जब थे तो उस वक्त आपके अपने क्या शौक थे? आजकल तो आप पोतों के साथ, पोतियों के साथ खेल। जी, मेरी बड़ी खैर कंक्लूजन आप पे छोड़ता हूँ। मैं छोटे होते जब स्कूल में था तो मुझे बड़ा शौक था क्रिकेट खेलने का। फिर जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो मैंने स्विमिंग भी शुरू की। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी के लेवल तक मैंने स्विमिंग की, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में हिस्सा लिया। और फिर मैंने क्रिकेट भी वहाँ पे भी खेलता रहा। फिर उसके बाद जब मैं ऑक्सफोर्ड गया PhD करने के लिए 2 साल मैंने क्लब क्रिकेट खेला। अच्छा। काउंट्रीज में जाकर, डिफरेंट क्लब्स में जाकर। तो क्योंकि वहाँ पे गर्मियों में बहुत लंबे लंबे दिन होते हैं, तो सूरज गुरूब होता है रात को 10 बजे तक, तो क्रिकेट आप आराम से सूरज की रोशनी में रात को 9:30-10 तक खेल सकते हैं। तो लेबॉर्ट्री से फारिग होकर 4 बजे निकलना, वीकेंड्स पे जाना और जाके मैंने क्रिकेट खेलना। तो 2 साल मैंने क्रिकेट वहाँ पे खेला। फिर वहाँ पे मैंने, इंग्लैंड में सर्दी बड़ी लगती थी, मेरा दिल करता था मैं कोई एक्सरसाइज करूँ, टाइम बहुत कम होता था। तो शॉर्ट टाइम में जो अच्छी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वो स्क्वाश है। मैंने स्क्वाश खेलना शुरू किया, वो सीखा मैंने स्क्वाश बड़ा खेला। तो पाकिस्तान आके फिर मैंने ये अपने शौक जो थे बरकरार रखे। स्विमिंग भी मैं करता रहा, स्क्वाश भी खेलता रहा, क्रिकेट भी खेलता रहा। लेकिन फिर जैसे जैसे सीनियर लेवल पे चला गया, टाइम कम से कम होता चला गया और ये जो खेल की कूद तो पीछे रह गई। फिर बस वॉक के लिए टाइम निकलता था। फिर जिमनेजियम जाता रहा, जिम में काफ़ी कुछ किया मैंने।
फिर मैं कुछ थोड़ा सा एक सेहत के मरहले से गुजरा। 2008 का मेरा साल बहुत सख्त साल था मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, मैं बहुत सीरियसली बीमार हो गया। तो उस साल के बाद फिर मैं, अल्लाह ने बड़ी बहुत मेहरबानी की, बहुत दुआएं पाकिस्तान की मुझे लगी, मैं फिर दोबारा सेहतयाब हो गया। फिर मैंने ये थार का प्रोजेक्ट भी किया, फिर ये कॉपर गोल्ड का भी उसके बाद किया। तो वो फिर वो, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो मेरा जिम जाना बंद हो गया, खत्म हो गया जी। तो लेकिन वो मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं जिम जा सकूँ, लेकिन वॉक मैंने वो अभी भी करता हूँ, वो मैं अपना ख्याल रखता हूँ काफ़ी जी। म्यूजिक से दिलचस्पी है? बहुत दिलचस्पी है। कोई फेवरेट सिंगर हो आपका? देखिए, जब कॉलेज स्कूल में था तो तब तो मुझे बहुत शौक था कि मैं घर में अकेला था। मेरे बड़े भाई तो पढ़ते थे, PhD करने बाहर गए हुए थे मुल्क से। मेरी वालदा जो थी वो एजुकेशनिस्ट थी, वो मुल्तान में उनकी पोस्टिंग थी। तो मेरे घर में सेटअप ये थी कि मैं घर में अकेला ही था। वाले साहब सुबह से शाम तक अपने काम में मसरूफ होते थे, तो मैं घर में अकेला था, तो मैं एक रेडियो लगा लिया करता था। अच्छा। उसके ऊपर मैं गाने लगा लिया करता था जो भी होते थे उस जमाने के, और बैठ के पढ़ता था। तो मेरी माइंड ट्यून हो गई कि गाना जो था ना वो मुझे डिस्टर्ब नहीं था करता। अच्छा। हाँ, मैं सिर्फ बड़ी कंसंट्रेशन से सवाल कर रहा हूँ, फिजिक्स कर रहा हूँ, केमिस्ट्री कर रहा हूँ, वो रेडियो कहीं लगा होता था ऐसे कि जैसे मैं घर में अकेला नहीं हूँ, बस इतना। अच्छा, इस हद तक। फिर जब मैं फारिग होता था तो फिर मैंने गाने सुनने, फिर मुझे अच्छे लगने पर मैंने लिखने कागज पे। अच्छा। फिर मैं कोशिश कर रही हूँ उनको याद करने की। अच्छा। फिर जब दोबारा लगता था तब मैं गुनगुनाता था। एनीवे, मुझे शौक था बड़ा। उस जमाने में जो सिंगर्स थे वो हमारे बचपन में, तो पाकिस्तान के सिंगर्स तो मेहदी हसन थे उस ज़माने में, मैडम नूर जहां थी शुरू में, और अहमद रुश्दी थे, और इस तरह के वो सिंगर्स थे। लेकिन फिर जैसे वक्त गुजरता गया, फिर बहुत से सिंगर्स पाकिस्तान में नए भी आने शुरू हो गए। और इंडिया के भी उस ज़माने में रफ़ी थे, तलत महमूद थे, प्री पार्टीशन डेज थे, वो उनको सुनते रहते थे हम जी। आपके तजर्बात और मुशाहदात को सामने रखते हुए हम आपसे चाहेंगे कि पाकिस्तानी कौम के लिए कोई आपका मशवरा, कोई सजेशन, कोई पैगाम हो आपका। जी, मैं ये मेरा तजर्बा जो है और मुशाहदा भी ये है कि पाकिस्तान गो के हमने हासिल किया था, हिंदुस्तान में जो बड़े सग़ीर में मुसलमान रहते थे वो एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें और इस्लाम की कदरों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ये हम माशरती उलूम की किताबों में पढ़ते हैं। जी जी, ये बहुत गहरा जुमला है जी, और इसकी वजह से पाकिस्तान के बनने में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो गई। अल्लाह ताला ने देखा कि यहाँ के मुसलमान इस्लाम को प्रैक्टिस करना चाहते हैं एक मुल्क में रहकर, तो पाकिस्तान की तश्कील में और पाकिस्तान को कायम करने में अल्लाह ताला की बहुत मदद शामिल हो गई जी। जिस वक्त इंडिया ने एटॉमिक टेस्ट किए जी और हम एटॉमिक टेस्ट करने के लिए गए, उस वक्त अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा मदद डायरेक्टली मुझे महसूस हुई वहाँ पे टीम लीडर की हैसियत से, कि मेरे ईमान में ये चीज़ शामिल हो गई और हमारे सारे साथियों ने ये चीज़ को बहुत फील किया जी कि ये इस तरह के मौजज़ात हो रहे हैं हमारे साथ। मैं उनकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। टेक्निकल मौजज़ात भी हुए और उसके अलावा भी मौजे हुए कि मुझे यूँ लगा कि ये जिसने ताकत ने ये मुल्क बनाया है जी, वो ताकत इस मुल्क की हिफाजत भी कर रहा है। आप देखते हैं कि हम आए दिन कितनी गलतियां करते हैं, कितनी करप्शन करते हैं, कितने बुरे बुरे जराइम इस मुल्क में करते हैं, हमारा मुआशरा कितना कहाँ पस्ती में ढलता जा रहा है। लेकिन बहुत अच्छे नेक लोग भी इस मुल्क में हैं जो गरीबों का ख्याल रखते हैं। ईदी जैसे लोग भी यहाँ पे हैं और लोग भी हैं जो बहुत अल्लाह को याद भी करते हैं, इस्लाम को भी यहाँ पे उनकी वजह से फैलाया कायम दायम भी है। शायद उनकी वजह से अल्लाह ताला को इस कौम पर नाराज़गी अभी करने का नाराज़गी इजहार नहीं अल्लाह ने किया। अल्लाह ताला ने हमेशा इस कौम की मदद ही की है जी। तो ये इस मुल्क के बारे में हमारी यंगर जनरेशन को ये अटल एक ईमान इस पे होना चाहिए कि ये मुल्क इंशाअल्लाह कायम दायम रहने के लिए बना है। सही, चाहे कोई प्रोपेगेंडा अमेरिका में सुने या इंडिया में सुने या उनकी फिल्मों में सुने या कहीं पे सुने, ये कायम रहने के लिए अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बनाया। और वक्त के साथ साथ हमें अगर अच्छी हुकूमतें मिलती जा रही हैं जमहूरी निज़ाम में, आप देखते जाएंगे यहाँ से टेररिज्म भी ख़त्म हो जाएगा, मीशत भी बेहतर होती चली जा रही है। आप देखें, देखते जाएँ आगे इंशाल्लाह क्या होता है, और भी बेहतर होती जाएगी। और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कहाँ हम घड़े का पानी पीने वाले लोग थे, हमारे घर में 3-3 फ्रिज और 2-2 डीप फ्रीजर हैं। अब बिल्कुल बच्चे हमारे जाते हैं कार में स्कूल जाते हैं, एक हमारे घर में सफाई करने वाला आता है, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है जी। तो ये वहाँ से उठ कर हम यहाँ पहुँच गए हैं। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और इस मुल्क को बनाने के लिए अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन, अपनी मेहनत शामिल करनी चाहिए और इसमें ये फेथ होनी चाहिए कि ये कायम रहना। और हमें हमारी जनरेशन इसको वहाँ से उठाकर यहाँ लाए, हमारी यंगर जनरेशन इसको यहाँ से उठाकर और ऊपर लेकर जाए। और ये बेशक वो पाकिस्तान से बाहर जाके काम करें,
बाहर काम करते रहें, नज़र पीछे रखें। जिस वक्त पाकिस्तान में वो मौजूद समझें कि टाइम मौजूद अपॉर्चुनिटी है, मौजूद टाइम है, वापस आएँ और आके इसकी खिदमत करें। 10 मिलियन चाइनीज़ चाइना से निकल कर कम्युनिस्ट के शुरू के दौर में जब वहाँ पे गुर्बत थी, अमेरिका में और यूरोप में चले गए और वहाँ पे नौकरियाँ करते रहे, वहाँ पढ़ाई करते रहे, वहीं सेटल हो गए। हर बड़े शहर में यूरोप के और अमेरिका के एक चाइना टाउन बना हुआ है, ये तो हमें पता है जी। आज वो चाइना टाउन कहाँ गए? सारे के सारे चाइनीज, जब चाइना की मैशत ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाना शुरू किया, एक के बाद दूसरा सब वापस आए। आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैशत बनने लगी है जी। और सब कह रहे हैं कि अगले 10 साल 12 साल में मैशत बन जाएगी। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे वो दोस्त हैं जी, यहाँ पे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो, जो दुनिया में कभी किसी मुल्क ने किसी और मुल्क में नहीं की जी। तो पाकिस्तान के लिए प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जी। और यहाँ पे इंशाल्लाह हमारी अगली जनरेशन के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा जी। अगर आज वो पढ़ के यूरोप में जाके या अमेरिका में नौकरी लेते हैं, बेशक ले लें, वहाँ से यहाँ पैसे भेजते रहे, गरीबों की मदद करते रहे, बच्चों को यहाँ पढ़ाते रहे, स्कॉलरशिप देते रहे, लेकिन जैसे ही दाव लगे वापस आए, क्योंकि जब रिटायर होके आएंगे ना तो तब तो उन्होंने आना ही आना है। तो दफन होने के लिए यहाँ माता है, या काम करने के लिए अपनी जवानी का कुछ हिस्सा गुजारने के लिए भी आए। ये पाकिस्तान इंशाल्लाह हम ऐसा बनाकर छोड़ेंगे कि वो आएंगे, यहाँ पे जरूर आएंगे। डॉक्टर साहब, आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से आज रेडियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। मैं भी आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरी आवाज़ सामीन तक पहुँचाई, हमें मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ और मैं अपनी यंगर जनरेशन को भी अपना पैगाम पहुँचा सकूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही कौमें तारीख़ में अपना नामो निशान और असर रसूख कायम रखती हैं जो अपने असलाफ, अपने मोहसिनों और अपनी कायद की कुर्बानियों को न सिर्फ सराहती हैं बल्कि ज़िंदा रखती हैं, वरना नाकामी और बर्बादी उन कौमों की कदम चूमती है जो अपने असलाफ और अपने मोहसिनों की खिदमात को पसे पुष्ट डाल देने वाली कौमों में उनका शुमार होने लगता है। और ऐसी कौमों का शुमार इल्लामा इकबाल के शेर के इस मिसरे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज हमारे प्रोग्राम के ख़ास मेहमान थे एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब, और उनकी मुफीद जो मालूमात है उनकी ज़िंदगी पर मबनी मशवरे आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत और एक नए मौजू के साथ। तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद जाबिर और इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हुमा तारिक को रेडियो पाकिस्तान की आलमी सर्विस से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हूँ।